सो लास्ट वीडियो तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड. सो हाई ऑल, दिस निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड. तो जानेंगे इस वीडियो में कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट ऑन the axis of the rod and on the point on the perpendicular axis of the rod. So watch the video till end and you'll know it all. So let's get started with finding the electric field due to uniformly charged rod. लेकिन before I get started, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो ahead and do that because चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे. नाउ जब हम यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की बात करते हैं, हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे. अब क्या होगा, यहाँ पे हम पहले तो फाइंड आउट करेंगे एट अ पॉइंट along the length of the rod, फिर हम फाइंड आउट करेंगे एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द रॉड, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड. तो ये तीनों के तीनों जो हम यहाँ पे डेरिवेशंस करने वाले हैं, ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गए तो आप कोई भी इवन एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो है जिसमें आपको किसी भी शेप किसी भी स्ट्रक्चर की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो निकालना आपको समझ में आ जाएगा, आपको निकालना आ जाएगा. सही है. तो इसलिए इस डेरिवेशन की हर एक पार्ट हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. और जब आप नोट्स बनाओ अपने कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना, नोट्स ज़रूर बनाना, लेकिन नोट्स आप स्टेप बाय स्टेप मत बनाना. जो मैंने लिखा वो स्टेप लिख लिया ऐसा बिल्कुल मत करना. पहले बैठ के पूरा डेरिवेशन देखना, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके पूरा डेरिवेशन खुद से लिख के देखना कि आप लिख पा रहे हो या नहीं, है ना. और अगर अटक रहे हो तो कौन से स्टेप पे अटक रहे हो, बिकॉज ये पूरा डेरिवेशन वन स्टेप में एट अ टाइम वन गो में लिखना आपको आना चाहिए, बिकॉज ये बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ नीट और जेई जैसे एग्जाम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है इसी, है ना. तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना और ये डेरिवेशन को मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है. हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए लेकिन चिंता नहीं करना है, हम डेरिवेशन पूरा सीख कर ही जाएंगे, है ना. तो तीन चीज़ें हमको यहाँ पे कवर करनी है, जिसमें से पहली चीज़ है एट अ पॉइंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रॉड, है ना. तो अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, उसके अलॉन्ग द लेंथ अगर एट सम डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा वो यहाँ पे देखेंगे, है ना. ध्यान से देखो क्या करेंगे, मैं एक रॉड ले लूँगा, है ना. रॉड इस तरीके से मैं ले लेता हूँ. ये रॉड क्या है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, तो ये पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है. इसकी लेंथ को मैं बोल देता हूँ L, करेक्ट. अब मैं एक पॉइंट लूँगा विच इज़ लेट्स से पॉइंट P, है ना, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द एंड ऑफ द रॉड, करेक्ट है. तो रॉड जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से A डिस्टेंस पे मेरे पास पॉइंट P अवेलेबल है और मुझे पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए, इफ़ यू रिमेंबर कूलम्स लॉ में हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे आप सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज़ कंसिडर नहीं कर सकते, है ना. सेंटर ऑफ चार्ज कुछ होता ही नहीं है. और कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारी चीज़ें पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है. इस तरीके से जो एलोंगेटेड चार्जेस है, जो पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए आप डायरेक्टली जाके वो फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते. तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, है ना. क्यों तोड़ना पड़ेगा सर, क्योंकि जब आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ोगे तभी तो वो एक एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करेगा, है ना. तो ये जो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने तोड़ा, इसकी लेंथ को मैं dx बोल देता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट P, है ना. तो मैंने क्या किया, P पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा रॉड का टुकड़ा तोड़ लिया. अब इस छोटे से रॉड के टुकड़े की वजह से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये तो मैं निकाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि dx बहुत ही छोटा सा है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं लिख ही सकता हूँ, है ना. तो क्या होगा, इस छोटे से टुकड़े dx लेंथ वाले छोटे से टुकड़े की वजह से P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये मैं लिखूंगा. तो छोटे से टुकड़े की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी विच इज़ DE, है ना. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे मैं यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ले रहा हूँ तो मैं इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी को लैम्डा मानूंगा, है ना. एंड लैम्डा इज़ नथिंग बट टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल लेंथ L, ठीक है. तो ये बात हमेशा याद रखना है इस पूरे डेरिवेशन में. चलो, ये जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड DE आएगी एट पॉइंट P, उसकी वैल्यू कितनी होगी मुझे पता है, फॉर्मूला होता है Q कितना है, dx है, छोटा सा टुकड़ा है तो इसके ऊपर छोटा सा चार्ज होगा कितना, dq, है ना. और डिवाइड होगा किससे, डिस्टेंस के स्क्वायर से, और डिस्टेंस कितना है पॉइंट P का, x है, तो मैं इसको x स्क्वायर लिख सकता हूँ. सही है. अच्छा चलो आगे देखो, यहाँ पे मैं k अपॉन एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिखूंगा. ये जो dq है छोटा सा चार्ज ये कितना होगा, यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन से मैं लिख सकता हूँ q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L,
करेक्ट। तो जो मेरा छोटा सा चार्ज डी क्यू है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। करेक्ट है क्या? कैसे आया सर ये? क्योंकि मैंने बोला Q इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। अब लैम्डा तो कांस्टेंट है क्योंकि पूरे रॉड के लिए लैम्डा की तो वैल्यू सेम है, तो L की जगह अगर मैं डी एक्स रखूँगा तो मुझे Q की जगह डी क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स लिख सकता हूँ और वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। सही है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काटा हुआ है इसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मुझे सारे ऐड करने पड़ेंगे तभी तो मैं पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊंगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डी ई जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी को इंटीग्रेट करके मुझे ई मिलेगा, है ना। अच्छा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। करेक्ट है क्या? अब इसमें से देखो के और लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे और मुझे मिलेगा डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि ये एक्स वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा। ये एक्स की मिनिमम वैल्यू हो सकती है ए, क्योंकि वहाँ से रॉड स्टार्ट हो रही है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ए प्लस एल, क्योंकि वहाँ पे रॉड ख़त्म हो रही है। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन मुझे ए से लेके ए प्लस एल तक करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें लिमिट क्या लगेगी, ए से ए प्लस एल। क्यों लगी? क्योंकि ए इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स जहाँ से रॉड एक्चुअली स्टार्ट हो रही है, और जब मैं पूरी रॉड कवर करूँगा तो मैं जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पे पहुँचूंगा वो क्या रहेगी, ए प्लस जो रॉड की लेंथ है एल वो पूरी ए प्लस एल। करेक्ट है क्या? चलो इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखना। के लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। अच्छा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x होता है क्या? करेक्ट। और यहाँ पे लिमिट क्या है, ए से ए प्लस एल। करेक्ट। तो यहाँ से जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिलेगा वो कितना हो जाएगा, के लैम्डा। यहाँ पे वैसे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन सिंस अंदर माइनस साइन है तो मैं लिखूँगा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। करेक्ट है क्या? सही है। और ये लैम्डा की वैल्यू मैं क्यू अपॉन एल भी यहाँ पे पुट अप कर सकता हूँ। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या मिल गया, के क्यू बाई एल 1/a माइनस 1/a प्लस एल। सही है क्या? तो ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट पी विच इज़ अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड। सही है क्या? तो अगर ए डिस्टेंस पे, अगर मेरे पास कोई गिवन रॉड है जिससे ए डिस्टेंस पे जाके पी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बहुत आसानी से डिराइव कर सकता हूँ, विच इज़ के क्यू अपॉन एल इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एल। सही है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमने सिर्फ इंटीग्रेशन का हेल्प लिया। अब मुझे पता था कि मैं पूरे रॉड को लेके उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जो है कूलम्स फोर्स वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है। तो इसलिए मैंने रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स काटा, और उसके बाद में उसके लिए पहले मैंने छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा इक्वेशन लिखा, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, विच इज़ ए से ए प्लस एल। और ये पूरा इंटीग्रेट करके आई गॉट द फाइनल आंसर एज के क्यू अपॉन एल इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एल। सही है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट अ पॉइंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब बात आती है सेकेंड पॉइंट की, जहाँ पे अब मुझे फाइंड आउट करना है एट अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड। तो वापस से मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है ना, मैं वापस से एक रॉड बना लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो ये मेरे पास एक और रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो इस पर मैं पूरा पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ। करेक्ट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, लेकिन अब मुझे फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी, ठीक है। तो मैं ए डिस्टेंस पे, यहाँ से ए डिस्टेंस पे जाकर एक पॉइंट पी ले लेता हूँ। सही है क्या? ये पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये पॉइंट पी मुझे कहीं पे भी ये मेंशन तो नहीं करके दिया है कि ये पॉइंट जो है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है ना। तो इसलिए ये पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके टॉप को पी पॉइंट से ज्वाइन करूँगा और इसके बॉटम को भी पी पॉइंट से ज्वाइन करूँगा। सही है। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा θ1, और यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा θ2। सही है। तो मैंने यहाँ पे जो भी मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया ए, वहाँ से ऊपर वाले एंगल को θ1 बोल दिया, वहाँ से नीचे वाले एंगल को θ2 बोल दिया। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पी पॉइंट पे वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगेन द सेम प्रॉब्लम कि मैं पूरे रॉड की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे नहीं निकाल सकता डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पॉइंट चार्ज चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट चार्ज के लिए व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये जो पूरी रॉड है, इस पूरी रॉड की लेंथ एल है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये जो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है, यहाँ से एल डिस्टेंस ऊपर जाके, यहाँ से एल डिस्टेंस ऊपर जाके एक टुकड़ा काटूंगा डी एल लेंथ का।
सही है। क्या किया मैंने, जो मेरा परपेंडिकुलर वाला लाइन था ना, पी पॉइंट के परपेंडिकुलर जो एग्जैक्टली पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट से एल डिस्टेंस ऊपर जाके डी एल लेंथ काट दी, है ना। और इसी चीज़ को अगर मैं पी पॉइंट से ज्वाइन करूँ, है ना, इस छोटे से एलिमेंट को, तो आई कैन से वन मोर थिंग, एंड व्हाट इज़ दैट, आई कैन से कि यहाँ पे मैं फाई एंगल ऊपर गया हूँ और फाई एंगल ऊपर जाके मैंने डी फाई एंगल कट किया है। ये बात ध्यान से सुनना, इस तरीके की चीज़ हमने ऑलरेडी कूलम्स लॉ वाले क्वेश्चंस में भी की है। तो क्या किया मैंने, जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ से फाई एंगल ऊपर जाके डी फाई एंगल एक कट किया, और डी फाई एंगल ही जो छोटा सा पार्ट काट रहा है रॉड पे, उसको मैंने डी एल लेंथ बोल दिया, विच इज़ एट डिस्टेंस एल फ्रॉम परपेंडिकुलर विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू द रॉड। सही है क्या। सो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डायग्राम आपको क्लियर हो गया है तो ही आगे की चीज़ें समझेगी। अगर डायग्राम क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो। ये डायग्राम में हर एक एलिमेंट जब मैंने ड्रॉ किया उसको ध्यान से देखो। एक बार अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, उसके बाद आपको आगे का जो डेरिवेशन है वो समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं आर बोल दूँ क्या, है ना। कौन से डिस्टेंस को आर बोल रहे हो सर, ये वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट पी एंड छोटा सा टुकड़ा डी एल, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये वाले डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ आर, करेक्ट। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है, करेक्ट, सही है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिकली ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके का, करेक्ट, जहाँ पे ये वाली लेंथ ए है, करेक्ट, ये वाली लेंथ जो है ये एल है, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है फाई, करेक्ट, और ये वाली जो लेंथ है ये है आर। तो यहाँ पे मैं रिलेशंस लिख के रख सकता हूँ। क्या क्या रिलेशंस लिख के रख सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं कॉस फाई का एक रिलेशन लिख लेता हूँ। कॉस फाई क्या होगा, ए बाय आर, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ये हो जाएगा आर कॉस फाई, करेक्ट। तो ये होगी मेरी एक वैल्यू। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं लिख सकता हूँ, टैन फाई। टैन फाई क्या होगा, एल बाय ए, करेक्ट। तो अगर मुझे इसकी भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो इसको भी मैं लिख के रख लेता हूँ। और उसी तरीके से मैं साइन फाई भी लिख के रख लेता हूँ। साइन फाई इज़ नथिंग बट एल बाय आर, है ना। इनमें से जिस भी चीज़ की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ कर लेंगे, करेक्ट है। चलो अब एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लिखना। तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डेफिनेटली अवे आएगी, है ना, अवे फ्रॉम द रॉड। तो इसको मैं बोल देता हूँ डी ई। ये डी है छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे एक्ट करेगी बिकॉज ऑफ द छोटा सा टुकड़ा डी एल लेंथ वाला, है ना। अब सिंस मैंने रॉड को पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर किया इसलिए डी ई जो है वो दूर जा रहा है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज कंसिडर करता है तो ये डी ई का डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड्स द रॉड ही होता, करेक्ट है क्या। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक और छोटी सी चीज़ कि जो डी ई है इस डी ई के दो कॉम्पोनेंट्स भी बना सकता हूँ, है ना। एक इस साइड जाएगा, एक नीचे जाएगा। यहाँ पे अगर एंगल फाई था लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये राइट साइड वाला भी एंगल क्या बन जाएगा, फाई। तो आई कैन राइट दिस एज डी ई कॉस फाई, है ना, इस कंपोनेंट को, और इस कंपोनेंट को लिख सकता हूँ मैं डी ई साइन फाई, करेक्ट है क्या। अच्छा, ये जो डी ई कॉस फाई है ना, दिस इज़ नथिंग बट आई कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस एज डी ई परपेंडिकुलर, और ये डी ई साइन फाई को मैं लिख सकता हूँ डी ई पैरेलल। सर ये डी ई परपेंडिकुलर और डी ई पैरेलल क्या है, डी ई परपेंडिकुलर इज द कॉम्पोनेंट ऑफ डी ई विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रॉड, है ना। ये जो रॉड है ये रॉड वर्टिकल है, और जो मेरा डी ई कॉस थीटा है वो कैसा है, वो हॉरिजॉन्टल है। तो बेसिकली वो रॉड को कैसा है, रॉड को परपेंडिकुलर है, तो इसलिए मैंने इस कॉम्पोनेंट को लिख दिया डी ई परपेंडिकुलर, और जो पैरेलल आ रहा है उसको मैंने लिख दिया डी ई पैरेलल। सही है क्या। क्यों लिखा, क्या लिखा, फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, है ना। मेरा जो डी ई है वो डी ई हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग आने वाला है ना। जैसे जैसे मैं डी एल टुकड़े की पोजीशन चेंज करूँगा, मेरा जो डी ई है उसकी पोजीशन चेंज होते जाएगी, नॉट पोजीशन बट उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते जाएगा। और इसलिए मुझे डी ई के कंपोनेंट्स तोड़ने पड़ेंगे, डी ई कॉस फाई और डी ई साइन फाई, और इनको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। सही है क्या। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ डी ई परपेंडिकुलर और डी ई पैरेलल की वैल्यूज़, है ना। तो मुझे बताओ डी ई परपेंडिकुलर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डी ई परपेंडिकुलर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। अब डी ई परपेंडिकुलर का एक्सप्रेशन इज़ नथिंग बट डी ई कॉस फाई, करेक्ट। और डी ई कैसा लिखा जाएगा, डी ई लिखा जाएगा के, क्यू के जगह आई कैन राइट डी क्यू, डिस्टेंस है आर का स्क्वायर, सही है। तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, डी ई की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे कॉस फाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। चलो
डी क्यू कैन बी रिटर्न एज वॉट, डी क्यू कैन बी रिटर्न एज लैम्डा डी एल, है ना। ये चीज़ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले, है ना। तो ये आई होप आपको पता होगा, तो इसलिए मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि डी क्यू कैन बी रिटर्न एज लैम्डा डी एल। अभी हमने जस्ट पिछले डेरिवेशन में इस चीज़ को देखा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना कि आर के लिए मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे एक लिख रखा है नीचे, है ना, ए इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई, क्या मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे के लैम्डा डी एल जो लिखा हुआ है उसके साथ नीचे आर की जगह ए अपॉन कॉस फाई डाल दूँ क्या? तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, करेक्ट। और यहाँ पे एक कॉस फाई तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही था, करेक्ट। अच्छा अब ये डी एल आ गया, मुझे डी एल के टर्म्स में नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ऊपर θ1 एंगल नीचे θ2 एंगल कंसिडर कर रखा है, तो मैं फाई के टर्म्स में सारी चीज़ें कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या मैं डी एल को भी फाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, करेक्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्या मैं इस एक्सप्रेशन से ऐसा लिख सकता हूँ कि एल इज इक्वल्स टू ए tan फाई होगा? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ से डी एल अपॉन डी फाई करूँ? डी एल अपॉन डी फाई क्यों कर रहे हो सर? इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं डी एल को डी फाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकूँ। अब ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, और tan का डेरिवेशन क्या आएगा, tan का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर फाई, करेक्ट है क्या? तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला डी एल इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, करेक्ट है। ये वाली वैल्यू जो है डी एल की, ये मैं उठा के पुटअप कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, के लैम्डा डी एल की जगह आई कैन राइट ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, है ना। और यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर फाई और एक कॉस फाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर था, करेक्ट है। अब ये सेक स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई जो है ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे एक ए जो है ये इस ए को कैंसिल कर देगा, तो मुझे क्या मिलेगा, के लैम्डा बाई ए कॉस फाई डी फाई, करेक्ट है क्या? ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, डी ई परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई। ये वाली बात समझते हो? समझ गए यहाँ तक बात? तो मुझे क्या मिला, मुझे डी परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे तो डी परपेंडिकुलर और डी पैरेलल इन दोनों को फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूँगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई कैन राइट कि जो ई परपेंडिकुलर बनने वाला है दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई परपेंडिकुलर। कहाँ से कहाँ तक, एंगल देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर कर रखा है, मैंने एंगल जो फाई लिया है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर लिया है ना, फाई एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर लिया है, तो जो नीचे एंगल है वो नेगेटिव में आएगा, जो ऊपर एंगल है वो पॉजिटिव में आएगा। तो मेरा जो बेसिकली वेरिएशन होगा एंगल में वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -θ2 से +θ1 तक, है ना, क्योंकि मैं लाइन से नीचे जा रहा हूँ -θ2, तो -θ2 से चालू करूँगा, धीरे धीरे 0 पे आऊँगा, 0 से और आगे बढ़ के +θ1 तक जाऊँगा, सही है क्या? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब ये देखो डी ई परपेंडिकुलर का मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ, है ना। डी परपेंडिकुलर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। डी परपेंडिकुलर कितना आया था, के लैम्डा ए, के लैम्डा ए पूरा का पूरा कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, तो आई कैन राइट के लैम्डा अपॉन ए, ये बाहर रहेगा, और कॉस फाई डी फाई जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा कॉस फाई डी फाई, है ना। इसका इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से θ1 तक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, के लैम्डा बाई ए जो है, के लैम्डा बाई ए बाहर रहेगा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, साइन फाई, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -θ2 से θ1 तक। तो मुझे क्या मिला, के लैम्डा अपॉन ए यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ θ1 माइनस साइन ऑफ -θ2, है ना। तो साइन ऑफ -θ इज़ नथिंग बट माइनस साइन थीटा, तो के लैम्डा बाई ए कितना हो गया, साइन θ1 प्लस साइन θ2, है ना। के लैम्डा अपॉन ए इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये किसका एक्सप्रेशन बन गया मेरा, ई परपेंडिकुलर का। तो मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया। अब मुझे क्या नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, पैरेलल, है ना, ई पैरेलल। अब ई पैरेलल क्या करेंगे, सेम लाइंस पे हम काम करेंगे कि मुझे पता है डी ई पैरेलल जो है ना, यहाँ पे मैं नेक्स्ट दूसरे कलर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल जो है उसका कंपोनेंट क्या बनेगा, जैसे यहाँ डी ई कॉस फाई था उसी तरीके से यहाँ पे डी ई साइन फाई आएगा, करेक्ट है क्या? चलो डी का एक्सप्रेशन क्या होता है, डी का एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी लिख चुके थे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिखूँगा, के डी क्यू अपॉन
आर स्क्वायर, और ये साइन फाई जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे देखो ये के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई जो है, दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी गॉट हियर इन डी ई परपेंडिकुलर, है ना। आप डी ई में कॉस फाई साइन फाई जो है आप बाद में डाल सकते हो। अगर आप इसको देखो तो इसमें एंड में हमको क्या मिला था, डी ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन ए कॉस फाई इंटू डी फाई, और उसी तरीके से डी ई पैरेलल के लिए मुझे क्या मिलेगा, सेम टू सेम, सिर्फ कॉस फाई की जगह साइन फाई आएगा, है ना, क्योंकि के लैम्डा अपॉन ए इंटू डी फाई ये होगा हमारा डी ई का सोल्यूशन, है ना। जब मैं डी ई को सॉल्व करता हूँ, कॉस फाई को बाजू में रख दो, सॉल्व करो तो के लैम्डा अपॉन ए इंटू डी फाई जो है ये हो जाएगा किसका एक्सप्रेशन, डी ई का, उसके आगे सिर्फ कॉस फाई लगा है। तो जब मैं डी ई पैरेलल कर रहा हूँ उसके आगे सिर्फ साइन फाई लगा है ना, तो कॉस फाई की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन फाई। तो मुझे क्या मिलेगा, आई कैन राइट, इसमें अगर मैं कुछ स्टेप स्किप कर दूँ, है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व इसको, तो आई कैन राइट के लैम्डा अपॉन ए, के लैम्डा अपॉन ए, आई कैन राइट साइन फाई इंटू डी फाई, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, डी ई पैरेलल। अब यहाँ से अगर मैं ई पैरेलल फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ डी ई पैरेलल विच इज़ नथिंग बट के लैम्डा अपॉन ए कम्स आउट बाहर, मुझे क्या मिलेगा, साइन फाई डी फाई का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अगेन द सेम एंगल -θ2 से θ1 तक, सही है। अच्छा चलो आगे देखो, तो के लैम्डा अपॉन ए जो है ये बाहर आ जाएगा, साइन फाई जो है, साइन फाई का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन फाई का इंटीग्रेशन आएगा माइनस ऑफ कॉस फाई, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस फाई जो वेरी करेगा -θ2 से θ1 तक। तो मुझे क्या मिलेगा, के लैम्डा अपॉन ए, यहाँ पे आई पुट व्हाट, पहले मैं माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए बाहर करता हूँ, अपर लिमिट डालता हूँ, तो मुझे मिलेगा कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ -θ2, करेक्ट है क्या, -θ2। अच्छा मुझे बताओ कॉस θ1 तो एज इट इज़ रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के लैम्डा अपॉन ए, कॉस θ1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, तो मैं इसको कॉस θ1 लिख रहा हूँ। कॉस ऑफ -θ जो है वो अगेन कॉस थीटा ही होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कॉस θ2, करेक्ट है। और ये जो बाहर की माइनस साइन थी वो अंदर चली जाएगी, तो आई विल गेट के लैम्डा अपॉन ए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, करेक्ट है। तो ये मेरा ई पैरेलल बन गया। तो ये हो गए मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स। तो जब कभी आपके पास एक फाइनाइट लेंथ का यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है तो वहाँ पे अगर आपको θ1 θ2 की वैल्यूज़ पता है, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में कंसिडर की थी कि परपेंडिकुलर से ऊपर θ1, परपेंडिकुलर से नीचे θ2, अगर ये वैल्यूज़ आपको पता है θ1 और θ2 की, तो आप सिंपली इस एक्सप्रेशन में पुटअप करो, साइन θ1 साइन θ2 को ऐड करो, के लैम्डा बाई ए से मल्टीप्लाई करो, आपको ई परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। वहीं पे आप cos θ2 माइनस cos θ1 करो, के लैम्डा बाई ए से मल्टीप्लाई करो, आपको ई पैरेलल वाला कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। वंस यू हैव ई परपेंडिकुलर, वंस यू हैव ई पैरेलल, तो आप दोनों को यूज़ करके उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जब कभी हमारे पास फाइनाइट लेंथ की रॉड है उसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूँ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, है ना, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड में होगा क्या, यहाँ पे इसको वापस से विजुलाइज करने का ट्राई करो। अभी तो मेरे पास फाइनाइट लेंथ की रॉड थी, जब ये इनफाइनाइट होती जाएगी तो क्या होगा कि मेरा θ1 भी बढ़ते जाएगा, θ2 भी बढ़ते जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते जब इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी पूरे रॉड की, तो θ1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाएगा, और θ2 नीचे बढ़ते बढ़ते ये भी 90 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली होगा क्या कि इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या होने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर ये जो मेरी रॉड है ना, ये जो मेरी रॉड है ये अगर इनफाइनाइट लेंथ तक चलती चली जाए, तो यहाँ पे ए डिस्टेंस पे जो मेरा पॉइंट पी था वहाँ उसको जब मैं आगे के पॉइंट से कहीं ज्वाइन करने का ट्राई करूँगा, है ना, ऊपर और नीचे दोनों साइड, तो क्या होगा, ये एंगल मेरा ऑलमोस्ट 90 डिग्री टच हो जाएगा। तो मेरा जो θ1 है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और जो मेरा θ2 है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। सही है क्या। तो θ1 और θ2 90 डिग्री हो जाएंगे अगर, तो ये मेरा सेम टू सेम एक्सप्रेशन जो है वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग रॉड के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस केस में ध्यान से देखो तो मेरा θ1 जो है वो भी 90 डिग्री है, करेक्ट, और जो मेरा θ2 है वो भी 90 डिग्री है। तो अगर मेरे पास θ1 θ2 दोनों की वैल्यूज़ 90 डिग्री अवेलेबल है, तो मैं ई पैरेलल में वैल्यूज़ पुटअप करूँ। ई पैरेलल का एक्सप्रेशन क्या था, ई पैरेलल वॉज के लैम्डा अपॉन ए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा के लैम्डा अपॉन ए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे θ2 और θ1 दोनों 90 डिग्री है,
cos 90 तो 0 होता है, तो मेरा E पैरेलल कितना हो जाएगा, E पैरेलल 0 हो जाएगा। मतलब बेसिकली P पॉइंट पे कोई भी पैरेलल टू द रॉड वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या परपेंडिकुलर वाला एग्जिस्ट करेगा? यस डेफिनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सप्रेशन देखो k लैम्डा अपॉन a, और यहाँ पर आता है क्या, यहाँ पे देखो लास्ट हमने कर चुका है सॉल्व, है ना, sin θ 1 प्लस sin θ 2, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sin θ 1 प्लस sin θ 2, करेक्ट है। चलो इनमें दोनों में 90 पुटअप करूँगा तो sin 91 तो ये हो जाएगा क्या, 2k लैम्डा अपॉन a। तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का विच इज़ 2k लैम्डा अपॉन a, पैरेलल कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। सही है। तो इन्फाइनेटली लॉन्ग रॉड के लिए आपको कोई स्पेशल अलग से डेरिवेशन करने की नीड नहीं है। अगर आपने फाइनाइट लेंथ वाले रॉड का डेरिवेशन कर रखा है तो उसी में आप सिर्फ θ 1 θ 2 की वैल्यू 90 डिग्री डालो एंड यू विल हैव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए तीनों के तीनों डेरिवेशन आपको समझ में आए होंगे। थोड़े से लेंदी ज़रूर लगे होंगे, थोड़ा सा आपको लगा होगा कि कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको ये पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना, एक बार ये सारे डेरिवेशंस खुद से एक बार लिखने का ट्राई करना, वहाँ से हो सकता है आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नहीं समझ में आए, कहीं पे भी अटको तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करना, मेरे स्टेप्स को रीवॉच करना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू द सोल्यूशन फॉर द सेम। इसी के साथ साथ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया और ये वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है, सो प्लीज़ गो अहेड, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो फिजिक्स में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।